तो अभी अपन चालू करते हैं विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ। ओके, लास्ट टाइम अपन ने बहुत सारी चीज़ छोड़ दी थी, मतलब सॉरी बहुत सारी चीज़ें छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम हम लोग इधर कार्बनिक अनाइड्स इनहिबिटर्स तक आ गए थे। एंड देन वी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि कौन सा साइट ज़्यादा एफिकेसियस होगा डायूरेटिक्स यूज़ करना और कौन सा साइट एफिकेसियस नहीं होगा डायूरेटिक्स के इस्तेमाल के लिए। सो बेसिकली पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कंजर्व के प्लस एंड ऑल, तो ये वाला स्लाइड अपन नहीं देखेंगे। नाउ विल गो ऑन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का जो उन्होंने देखा है यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। सो इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. Okay, the first type of cell is principal cells and the second type is intercalated cells. Okay, the first type is principal cells and the second is intercalated cells. प्रिंसिपल सेल्स जो रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं Na, K एंड वाटर को, ब्लॉकिंग Na प्लस प्लस मूवमेंट इन ऑल्सो प्रिवेंट्स K प्लस मूवमेंट आउट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस, एक एक करके जो है वो हम देखते हैं। तो ये जो बेसिकली समझना है हम लोग यहाँ पर कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, एक है आपका प्रिंसिपल सेल, एक है इंटरकलेटेड सेल। तो जो प्रिंसिपल सेल है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर Na एंड K वाटर जो भी है, सोडियम एंड पोटेशियम का और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली, ओके वो। एंड इंटीग्रेटेड सेल जो है वो H प्लस एंड HCO3 माइनस का यहाँ पर सिक्रीशन करता है। तो ये जो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो वो आपका प्रिंसिपल सेल का है। ओके, सो इसमें कैसे हो रहा है ना कि सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है यहाँ पर कि ट्यूब्यूलर फ्लूइड में से जो भी आपका सोडियम ओके एक्सचेंज होके आ रहा है K प्लस के साथ, वो बिल्कुल भी एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू से नहीं आ रहा। दिस इज़ अ बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड योर। ये बहुत बार आंखों से निकल जाती है, बट अपने को ये याद रखना है कि ये ट्रांसपोर्टर के वाया ये Na प्लस और K प्लस एक्सचेंज नहीं हो रहे बिल्कुल भी फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है। ओके, कि भाई अगर बाहर का पॉजिटिव है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि बाहर कितना पॉजिटिव चार्ज है और सेल के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है। या फिर अपन सिंपल बोल सकते हैं आयनिक ग्रेडियंट, कि बाहर कितने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं बाहर या फिर अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस, तो उनको ग्रेडियंट के हिसाब से Na प्लस जो है बाहर जाएगा और Na प्लस जो है वो अंदर आएगा, रीअब्जॉर्ब होगा, एंड K प्लस जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ड्रग्स दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। फर्स्ट ड्रग इज ट्राइमटेरिन एंड अमाइलोराइड। सो ट्राइमटेरिन का मतलब, ट्राइमटेरिन का यहाँ पर क्या यूज़ है, इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड ओरली, पार्टली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, एक्सक्रीटेड टू यूरिन। नौशा, वॉमिटिंग, इंक्रीज इन ब्लड, यूरिया आर कॉमन साइड इफेक्ट्स। अमाइलोराइड का क्या है, मोर पोटेंट देन ट्राइमटेरिन at high doses, action at site 1 inhibits Na plus reabsorption, clinically insignificant, urea secretion, urea excretion and lesser Ca2 plus excretion. So one more thing that I wanted to tell you here is that अब जो है कन्फ्यूजन चालू होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे फ्यूराज़ामाइड, हमारे थायजाइड्स एंड फॉर दैट मैटर विद आर और कौन सा अपना क्लास था सल्फोनामाइड्स के साथ ही मैच करते हैं। तो बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है टाइमटेरिन के बारे में। टाइमटेरिन का जो ये है बेसिकली काइनेटिक्स के साथ बोला मैंने उसको कि इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड ओरली एंड देन पार्टली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, एक्सक्रीटेड थ्रू दिस थिंग। सो इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, याद रखना पड़ता है बट ये राइट बिल्कुल रहेगा नहीं। तो आपको वही चीज़ याद रखनी जो आपको याद रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइमटेरिन का क्या है, नौशा, वॉमिटिंग, इंक्रीज इन ब्लड, यूरिया आर कॉमन साइड इफेक्ट्स। तो नौशा एंड वॉमिटिंग दिखता है ट्राइमटेरिन के अंदर, क्या दिखता है अपने को, नौशा एंड वॉमिटिंग दिखती है। एंड वी कैन ऑल्सो सी ब्लड यूरिया इंक्रीजिंग। सो वन मोर थिंग, ब्लड यूरिया इंक्रीजिंग ब्लड, don't confuse it with blood uric acid levels increasing, because blood uric acid levels आपको पता है किधर इंक्रीज हो रहे थे, ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स जो थे वो फ्यूराज़ामाइड के टाइम पे इंक्रीज हो रहे थे। आई जस्ट कंफर्म, एक सेकेंड, या जस्ट सी दिस, रेजेस ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स बट लेसर देन थायजाइड। सो थायजाइड भी ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स को इंक्रीज करते हैं बट कम करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूराज़ामाइड। सो वन मोर थिंग दैट वी हैव वन मोर थिंग दैट वी हैव सीन, एक कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि पीछे क्या था। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी
कि नौशा वॉमिटिंग इंक्रीज इन ब्लड यूरिन कॉमन साइड इफेक्ट्स। अच्छा, नौशा एंड वॉमिटिंग कहाँ पर हो रहा था? नौशा एंड वॉमिटिंग एज यू कैन सी वाज हैपनिंग इन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइड्स एंड लूम डायरेटिक्स, इफ़ यू रिमेंबर राइट। तो वहाँ पर भी नौशा एंड वॉमिटिंग होती थी, गट डिस्टर्बेंसेस होती है, एब्डोमिनल पेन होता था वहाँ पर। ओके, एमालोराइड जो हम लोग बोलते हैं वो टाइमडोनिन से ज़्यादा पोटेंट है एंड हाई डोजेज एट साइट 1 इनहिबिट्स Na+ रीअब्जॉर्प्शन क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि एमालोराइड का जो एक्शन है एट साइट 1 भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि साइट 1 पे नहीं हो सकता, बट इट कैन हैव एन एक्शन ओवर साइट 1 एंड इट कैन बेसिकली स्टॉप द Na+ रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, बट इट इज़ क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट बिकॉज हम उतना हाई डोज तो देते ही नहीं, और अगर उतना हाई डोज दे भी दिया अगर गलती से तो भी वो इतना सिग्निफिकेंटली साइट 1 पे एक्शन नहीं दिखाएगा। सो नो वरीज एज सच। Second thing I wanted to tell here is ureate excretion and then CA2+ excretion कम हो जाना। So one more thing I wanted to revise is जब हम फ्यूरिज़माइड पढ़ते थे तो फ्यूरिज़माइड में अपने बोला था कि CA2+ का एक्सक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। And when we come down to thiazides, I think नहीं, when we come down to one second, when we come down to our thiazides, okay, when we come down to thiazides, तो वहाँ पर आप देख सकते हो लेसर CA2+ एक्सक्रीशन, यूरिक एक्सक्रीशन भी कम हो गया है। सो दैट कम्स इन थायराइड्स। ये किसका है? थायराइड्स का ही तो है, इसके अंदर यूरिक एक्सक्रीशन एंड CA2+ एक्सक्रीशन कम हो रहा है, करेक्ट है। हाँ, और एक और जगह हमने शायद ये पढ़ा था, लेट मी जस्ट चेक इट विद सल्फोनामाइड्स अगेन, सॉरी। हाँ, सल्फोनामाइड्स के साथ एक बार चेक कर लेता हूँ, वही क्या एक सेकेंड ना, ये बार बार खुल रहा है। या एसिडोजोलामाइड, एंड हियर वी कैन सी दैट नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है, ठीक है। सो वी डोंट सी एनी सच थिंग्स हियर एज ऑफ, हाँ नहीं 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 है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो एक हमने यहाँ पर पुष्टि कर ली। दूसरी थिंग दैट यू टू सी दैट एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन लेट DT and CD cells by combining with an intracellular mineralocorticoid receptor. It induces the formation of aldosterone induced proteins, AIPs. The AIPs induce the Na+, K+, ATPase and amyloid sensitive Na+ channels, promote Na+ reabsorption by a number of mechanisms and K+ excretion। तो अभी क्या हो रहा है इसलिए देखते हैं इसको। Let's understand what did actually happen। अब आपके पास यहाँ पर जो एक ड्रग है उसका नाम है ट्राइमेथलिन एंड अमाइलोराइड। तो चलो ठीक है, ये तो हमने ड्रग्स देखे, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? इसका जो मेन ड्रग है पोटेशियम स्पिरिन डायरेटिक्स में वो है स्पिरिनोलैक्टोन, जो हमको अभी एकदम डिटेल में पढ़ना है। तो एज यू कैन सी नीचे में जाके देखते हैं अगर कुछ है तो। हाँ, सो देखो स्पिरिनोलैक्टोन। अब स्पिरिनोलैक्टोन जो रहता है ना वो स्टेरॉइड रिलेटेड टू एल्डोस्टेरोन, मतलब क्या है, इट इज़ मिमिकिंग एल्डोस्टेरोन टू बी मोर स्पेसिफिक। तो उसका एक्शन एल्डोस्टेरोन के साथ है, तो हम लोग समझना पड़ेगा कि एल्डोस्टेरोन का एक्शन क्या है। ओके, सबसे पहली बात तो जब ये AL देख रहे हो दैट इज़ एल्डोस्टेरोन। ओके, सो बेसिकली क्या होएगा कि इट विल कम इनसाइड, ओके, या फिर ऊपर पढ़ सकते हैं, एक सेकेंड, इट विल कम इनसाइड। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑन द लेट DT दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, ओके, बाय कंबाइनिंग विद एन इंट्रासेलुलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ओके, एल्डोस्टेरोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो ऑफकोर्स इसके रिसेप्टर का नाम भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड होगा। Induces the formation of aldosterone induced proteins. So basically due to a plethora of reactions happening or due to a cascade of reactions happening, basically it will lead to formation of aldosterone induced proteins which are termed as AIPs. So जो AIPs होंगे अब वो क्या करेंगे, they will induce the sodium that is Na plus K plus ATPase। ओके, तो वो K plus ATPase को बेसिकली जाके वहाँ पर what will you do is they will basically induce it। वो बोलोगे कि Na+ K+ ATPase कहाँ से आ गया, so this right here and you can see this receptor is Na+ K+ ATPase। तो जो भी Na+ आ रहा है अंदर, ओके, एज यू कैन सी जो भी Na+ मेरा आ रहा है वो Na+ बाहर निकल जाएगा एंड अगेन K+ जो है उसके एक्सचेंज में आएगा हमारे सेल के अंदर। सो वो एक चीज़ आपको समझनी है दैट Na+ K+ ATPase। सो व्हाट इज़ हैपनिंग in this whenever it is induced Na+ K+ ATPase, okay। हाँ, so what will happen because of this will basically promote sodium reabsorption by a number of mechanisms and K+ excretion, correct है। K+ excretion will basically happen, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बिकॉज जब तक इस मैकेनिज्म Na+ K+ ATPase के मैकेनिज्म से आपका Na+ अंदर नहीं आता, हाँ, तो उसके एक्सचेंज में K+ भी नहीं आएगा फिर, because K+ has to come inside the cell and then only you can go outside via electric gradient here। अगर आप मेरा प्रॉपरली आप मेरा पॉइंटर देख रहे हो तो, हाँ, तो Na+ K+ ATPase अगर तक जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक अपना काम नहीं है,
ठीक है, बिकॉज तभी ही हमारा जो है के प्लस अंदर सेल के अंदर घुसेगा एंड देन ओनली इट विल बी एक्सक्रीडेड इनटू द सेल. नाउ व्हाट इज स्पिरुलिनैक्टोन गोइंग टू डू? स्पिरुलिनैक्टोन इज अ स्टेरॉइड विच इज रिलेटेड टू योर एल्डोस्टेरॉन. सो व्हाट विल हैपन इज, आपको एल्डोस्टेरॉन का तो एक्शन समझ में आ गया ना, बिकॉज इट इज गोइंग टू जस्ट व्हाट इज इट गोइंग, इट इज गोइंग टू जस्ट एक्ट ऑन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग द जो अपना है, ठीक है. तो कलेक्टिंग अभी साइट 4 तुमको पता ही होगा कि साइट 4 कहाँ पर है. सो इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन दी लेट DT एंड सीडी सेल्स होंगी, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं. करेक्ट है. तो वहाँ पर एक्ट करेगा और सीधी सी बात है कि स्पिरुलिनैक्टोन जो एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो ऑफकोर्स इट विल एक्ट ऑन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ओनली. दूसरी बात, जब वो एक्ट करेगा तो बेसिकली इंड्यूस क्या करेगा, इट विल इंड्यूस द एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन्स. ओके, so AIPs, now these AIPs will in turn lead to the induction of the Na plus K plus ATPase pump, which will further help basically in the sodium reabsorption. तो अब बोलते ना कि एल्डोस्टेरोन हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट के वहाँ पर एंड इट ऑल्सो कम्स नियर द लेट DT सेल्स. हमने बहुत बार पढ़ा होगा जब when we were in 12th standard we had studied कि aldosterone is the one who is responsible for your water reabsorption. ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट कि कभी भी अगर बॉडी को एक्सेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉडी डिहाइड्रेशन की थ्रू से जा रही है, तो कभी भी वाटर क्या करेगी, इट विल ऑलवेज कॉल एज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन टू इट विल बेसिकली लीड टू योर वाटर रीअब्जॉर्प्शन. ओके, तो वाटर वही करेगा, वाटर बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करेगा एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा, बराबर है. और अभी वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो भी क्यों रहा है, बिकॉज Na प्लस इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब. सो एज यू नो दैट वाटर फॉलोज Na प्लस, दैट्स इट. ओके, तो वो इस हिसाब से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एल्डोस्टेरोन आ रहा है बेसिकली Na प्लस के प्लस ATPase पंप को एक्टिवेट कर रहा है. उसके थ्रू से Na प्लस का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो स्टिमुलेट हो रहा है एंड K प्लस का जो एक्सक्रीशन है दैट इज़ बेसिकली गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय योर एल्डोस्टेरोन. पर स्पिरुलिनैक्टोन आके क्या करेगा, स्पिरुलिनैक्टोन बेसिकली आएगा, इट विल कंबाइन विद एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, ओके, इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर. मतलब क्या करेगा वो, इट इज़ ऑल्सो स्टेरॉइड, राइट. तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिसेप्टर उसको अलाउ नहीं करेगा, नहीं, रिसेप्टर अलाउ ज़रूर करेगा. तो रिसेप्टर बोलेगा पहले तुम एल्डोस्टेरोन से लड़ाई करो और फिर अपने हक से आओ यहाँ पर, एंड इनिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ AIP. सो AIP बनेंगे नहीं, बराबर है. एंड सिंस AIP वोंट बी फॉर्म, सो Na प्लस K प्लस ATPase का भी काम नहीं होगा. सो नो इफेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस के अंदर ही सब काम हो सकता है, यू सी. ओके, उसका जो काम है वो एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में हो सकता है, तभी तो कम्पीट करेगा. करेक्ट है. इट इज़ बेसिकली बाइंडिंग द रिसेप्टर इन अ कम्पिटिटिव मैनर. कम्पिटिटिव मैनर के लिए कंपटीशन होने के लिए आपके पास कंपिटिटर्स होने ज़रूरी है, और कंपिटिटर इस केस में कौन है, एल्डोस्टेरोन. सो वंस यू हैव योर कंपिटिटर इन प्लेस यू कैन गो विद दिस मैकेनिज्म. बट जब तक एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा तब तक कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म आपका स्टिमुलेट नहीं होगा एंड इज़ नो यूज़ ऑफ गिविंग स्पिरुलिनैक्टोन देन. ठीक है, तो इसलिए एल्डोस्टेरोन का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है. माइल्ड सैचुरेटिक मेजर Na प्लस ऑलरेडी ऑब्जॉर्ब्ड. सैचुरेटिक मतलब क्या है कि Na प्लस का एक्सक्रीशन करना माइल्ड ही करता है एक्सक्रीशन. अभी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड और दिस टर्म माइल्ड सैचुरेटिक, का मतलब ये होता है कि Na प्लस का एक्सक्रीशन करवाना एंड रीअब्जॉर्प्शन रोकना. और क्यों मैं इसको माइल्ड बोल रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी डन दिस इन अ वीडियो, राइट. मेरे मेड यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ईच एंड एवरी साइड का एफिकेसी. सो यहाँ पर क्या है कि एंटागोनिस्ट K प्लस लॉस इंड्यूस बाय अदर डायरेटिक्स. ऑफ कोर्स अभी सिंस कि Na प्लस K प्लस ATPase पंप इज़ नॉट एक्टिवेटेड, Na प्लस तो रीअब्जॉर्ब होने वाला है नहीं. बट इससे एक और चीज़ हो गई कि इसके एक्सचेंज में K प्लस भी सेल के अंदर नहीं आएगा. K प्लस सेल के अंदर नहीं आएगा तो K प्लस सोडियम के एक्सचेंज में बाहर जाएगा भी नहीं ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर एक्सट्रीशन के लिए, बराबर है. सेल के अंदर अगर K प्लस अंदर कम रहेगा तो ऑफ कोर्स Na प्लस को एक्सचेंज के लिए कोई है ही नहीं, बराबर है. एंड इट इज़ वाई Na प्लस कैनॉट कम इनसाइड कैनॉट गेट रीअब्जॉर्ब्ड इफ देयर इज़ नो K प्लस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. व्हाट आई सेड, ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू से कोई मैकेनिज्म है ही नहीं. इट इज़ प्रॉपरली ड्यू टू योर ग्रेडियंट्स दैट आर जनरेटेड वाया आयंस.
तो के प्लस का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है सेल के अंदर, तभी वो Na प्लस एक्सचेंज करके जो है रीअब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफेक्ट डेवलप्स इन 2 to 3 days। देखो भाई इफेक्ट्स तो भाई 2 से 3 दिन लग रहे हैं इसको। हाँ, तो इसको मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की इसका मैकेनिज्म क्या था। ओके, देन अदर ड्रग्स दैट वी स्टडी दैट इज प्राइमटेरिन एंड अमाइलोडाइड। अब इसका यूजेस देखो, यूजेस भी सेम ही है और तो कुछ है नहीं, बट ऑल्सो इसका मेन एक यूज़ क्या है कि ये ब्रेक रेजिस्टेंस टू थायराइड्स ड्यू टू सेकेंडरी अल्डोस्टेरोनिज्म। व्हाट इज दिस? थायराइड्स की वजह से क्या हो रहा था ना, what was happening because of thyroiditis? I'll just explain this, 1 second। हाँ, अभी थायराइड्स की वजह से क्या हो रहा था, what was happening because of थायराइड्स? थायराइड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर निकल रहा था, है कि नहीं? सो ड्यू टू दिस वाटर लॉस, what was happening because of this water loss? क्योंकि इतना सारा वाटर निकल रहा था, इतना ज़्यादा वाटर आपका लॉस हो रहा था, तो अल्डोस्टेरोन बोला कि भाई अभी तो मेरे को आना ही पड़ेगा अंदर पिक्चर के अंदर, क्योंकि आई हैव टू एक्ट एज अ हीरो, हैव टू सेव वाटर फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द बॉडी। उसको पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी में एक कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है हमारी बॉडी के अंदर और हमको पानी निकालना है। उसको वो कंडीशन की पता ही नहीं है। वो सिर्फ इतना देखेगा कि नहीं, पानी जा रहा है बॉडी से ज़्यादा पानी निकल रहा है हमारी बॉडी से, तो मेरा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी से निकलना रोकना, वॉट एवर मे बी द रीज़न बिहाइंड इट। समझ में? तो भाई वो कुछ सोचे बिना निकल जाता है एल्डोस्टेरोन अपने काम के लिए बेसिकली। और क्या होता है ना कि बेसिकली थायराइड्स आके वहाँ पर वाटर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल दिया, बट वहाँ पर एल्डोस्टेरोन आके उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है ना, वो एक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है वहाँ पर। एज इट इज़ यू नो दैट थायराइड्स के थ्रू से जो वाटर एक्सक्रीशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, और उसको भी अगर आप ऐसे अल्ट्रासाउंड आके वहाँ पर आपका वाटर रिअब्जॉर्प्शन जो है करेगा और वाटर एक्सीड करने से रोक देगा, तो फिर क्या ही वाटर निकलेगा आपका। तो उसमें से क्या जाता है कि आप डॉक्टर को इधर से मालूम पड़ जाता है कि थायराइड्स के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, मैं जितना भी थायराइड्स दे दूँ अल्ट्रासाउंड आके बचा देगा वाटर को, है। दैट इज़ वाई इट इज़ डेवलपिंग इनटू सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आई हैव टू गिव स्पिरुलिनैक्टोन। अब इसमें क्या होगा, स्पिरुलिनैक्टोन विल कम, इट विल कॉम्पिटिटिवली, मतलब अगर हम स्पिरुलिनैक्टोन बेसिकली थायराइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में दे रहे तो क्या होगा, थायराइड्स अपना एक्शन दिखाएगा। स्पिरुलिनैक्टोन जाके क्या करेगा, इट इज कॉम्पिटिटिवली बाइंडिंग एल्डोस्टेरोन को, धक्का मार के वो कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो रहा है, तो खत्म, बस एल्डोस्टेरोन का आने का मतलब ही नहीं उठता लेट DT एंड CD सेल्स में, बराबर है। एंड दैट इज़ वाई इट वोंट बी एबल टू डेवलप एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट थायराइड्स, ओके, बराबर। अलॉन्ग विद लूप एंड थायराइड डायरेटिक्स टू काउंटर के प्लस लॉस। को पता है थायराइड्स एंड लूप डायरेटिक्स बेसिकली के प्लस लॉस के लिए कितना ज़्यादा जिम्मेदार है। दे ऑलवेज लीड टू के प्लस लॉस। उस के प्लस लॉस को काउंटर करने के लिए हमको देना पड़ेगा। ओके, इंटरेक्शंस क्या है, हाइपरकैलिएमिया विद पोटेशियम सप्लीमेंट्स। ओके, सो अभी ये एक इंटरेक्शन है, हमने इसके पहले भी इंटरेक्शंस पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर हमने कहाँ पर इंटरेक्शंस पढ़े थे, एक सेकेंड, हमने पढ़े थे यहाँ पर, हाँ थायराइड्स में पढ़े थे। तो थायराइड्स में कैसे है, थायराइड्स में नहीं है ये, थायराइड्स एंड लूप डायरेटिक्स का है। तो इसके अंदर इंटरेक्शन ये थे कि पोटेंशियल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं उनका एक्शन यहाँ पर पोटेंशियल हो जाता है, जो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है उसका भी एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ओके, एंड देन यस एन से डिमिनिश एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स, बराबर। नहीं तो थायराइड्स के इंटरेक्शन हो गए। अब डायरेक्टली हमको बात करने कौन से इंटरेक्शंस के बारे में, इंटरेक्शंस ऑफ दी के प्लस पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो क्या इंटरेक्शंस हैं यहाँ पर, हाइपरकैलिएमिया विद पोटेशियम सप्लीमेंट्स। ओके, सो पोटेशियम सप्लीमेंट्स दोगे तो हाइपरकैलिएमिया होगा, सीधी सी बात है। इट इज़ सेविंग यू फ्रॉम दी पोटेशियम टू गो आउट फ्रॉम द बॉडी, बराबर है। उसके ऊपर से अब और अगर पोटेशियम दोगे बॉडी के अंदर तो ऑफकोर्स इट विल पाइल अप, सिंपल सी बात है। इंक्रीजेज प्लाज्मा डिगॉक्सिन लेवल्स, अगेन द सेम थिंग्स, वहाँ पर भी प्लाज्मा टॉक्सिसिटी डिगॉक्सिन की हो रही थी, वहाँ पर भी सेम। एस्पिरिन ब्लॉक्स स्पिरुलिनैक्टोन एक्शन बाय ब्लॉकिंग इनहिबिटिंग ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, एस्पिरिन ब्लॉक्स स्पिरुलिनैक्टोन अगेन। So NSAIDs block the action of loop diuretics, again aspirin block the action of spironolactone, same thing. Okay, and adverse effects तो हमने अभी अभी देखा कि बहुत सारे सेम ही एडवर्स इफेक्ट्स हैं, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, बट ये थोड़े से डिफरेंट है। इसमें क्या है, हाइपोकैलेमिया नहीं हो रहा है, इसमें हाइपर कैलेमिया हो रहा है, बिकॉज इफ़ यू, हाँ
ड्राउजीनेस ऑफ कोर्स, कंफ्यूजन, हिस्टिज्म, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाएगा यहाँ पर, gynecomastia. So these things that you can remember. Okay, so then you have again directly covered trimestrine and amyloid. अभी देखो, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एमाइलोइड एंड ट्राइमेस्टिन के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स हमने कवर किए थे, बट हमने इसके बारे में बात नहीं की इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है. और मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि ट्राइमेस्टिन एंड एमाइलोइड का जो एक्शन है वो स्पिरुलिनेक्टोन जैसा ही है. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड बाय मी इन द नेक्स्ट subsequent videos. Okay, thank you.